वेलकम यू ऑल। सो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ एक्वाकल्चर। इससे पहले मैंने बीएससी थर्ड ईयर की काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दी जूलॉजी की। अगर वो आपने नहीं देखी तो आप वो चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। चैनल पे आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं एक्वाकल्चर। व्हाट इज़ एक्वाकल्चर? सो एक्वाकल्चर का क्या मतलब? एक्वाकल्चर इज ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप इन एक्वेटिक मीडियम। द क्रॉप मे बी दैट ऑफ एन एनिमल और प्लांट। नेचुरली द ऑर्गेनिज कल्चर हैज़ टू बी ऑर्डिनेटेड बाय द नेचर एज एक्वेटिक। तो देखिए क्या होता है, एक्वाकल्चर जो होता है वो प्रोडक्शन होता है किसका? क्रॉप का। क्रॉप वो एक्वेटिक होना चाहिए, और पहली बात वो एक्वेटिक होना चाहिए, दूसरी बात वो प्लांट भी हो सकता है या एनिमल भी हो सकता है। जो हम एनिमल का जैसे फिशरी करते हैं तो फिशरी के जो जितने भी वैराइटीज़ होते हैं एक पार्टिकुलर एरिया में, तो उसे हम क्रॉप कह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या होता है, तो एक्वाकल्चर एक ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन होता है एक्वेटिक मीडियम में, आइदर प्लांट का और एनिमल का। लेकिन हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में। एक्वाकल्चर इज द फॉर्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फिश, मोलस्क, क्रस्टेशियंस एंड एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, तो ये फॉर्मिंग किसका करते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स का, जैसे कि फिशेस हो गए, मोलस्क हो गए, क्रस्टेशियंस हो गए या फिर एक्वेटिक प्लांट्स हो गए। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वाकल्चर क्या होना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन रिच न्यूट्रिटिव पैलेबल एंड इजीली डाइजेस्टेबल ह्यूमन फूड बेनिफिटेड द होल सोसाइटी थ्रू प्लेंटीफुल फूड सप्लाईज एट लो और रीजनेबल कॉस्ट। यानी कि प्रोडक्शन होना चाहिए रिच, प्रोटीन रिच। आपको पता होगा फिशेस में या फिर जो एक्वेटिक लाइफ होती है उनमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। सो वो ईजिली अवेलेबल हों और ईजिली डाइजेस्टेबल हों, जो कि बेनिफिटेड हों द होल सोसाइटी थ्रू प्लेंटीफुल फूड। यानी कि सबको ईजिली, ऐसा में इसका मेन मोटो जो है वो ईजिली फूड अवेलेबल कराना हमारी होल सोसाइटी को, जो कि न्यूट्रिटिव हो और ईजिली अवेलेबल हो। नेक्स्ट जो है प्रोवाइडिंग न्यू स्पीसीज एंड स्ट्रेंथन द स्टॉक ऑफ एक्साइटिंग फिशेस इन नेचुरल एंड मैन मेड वाटर बॉडीज थ्रू आर्टिफिशियल रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि न्यू स्पीसीज भी को स्ट्रेंथन करना, ताकि हमारा जो स्टॉक है, मतलब जहाँ पे हम कल्चर कर रहे हैं या हमारी जो क्रॉप है वहाँ पे उसको स्ट्रेंथन करना, और जिससे क्या हो, नेचुरल एंड मैनमेड वाटर बॉडीज़ में जिससे उनका ट्रांसप्लांटेशन किया जा सके। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल फिशेस फॉर एस्थेटिक अपील। यानी कि खूबसूरत जो फिशेस होती हैं, आपने देखा होगा जो मराइन फिशेस होती है वो काफ़ी ब्यूटीफुल होती हैं, तो उसका भी प्रोडक्शन करना। फिर उसके बाद है रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड लाइव स्टॉक ओरिजिन। सो रिसाइकलिंग करना ऑर्गेनिक वेस्ट का, जो कि ह्यूमन स्टॉक के थ्रू हुआ रहता है, ये भी एक मोटिव है किसका? एक्वाकल्चर का। फिर लैंड एंड एस्थेटिक रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। लैंड का यूटिलाइजेशन करना भी ऑब्जेक्टिव है किसका? मतलब थोड़ी कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा और इजीली सबको फूड अवेलेबल होगा। आपको पता है कि ग्रेन्स जो होते हैं काफ़ी एरिया कवर करते हैं, और ये जो होते हैं, मतलब अगर कोई एक्वाकल्चर आप कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा लैंड का रिक्वायरमेंट नहीं होता। देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्वाकल्चर कितने तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। तो सेमी इंटेंसिव, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, ये 3 तरीके से होते हैं। देखिए सेमी इंटेंसिव क्या होता है, जो देखिए पहले हम देखते हैं इंटेंसिव क्या होता है, फिर देखते हैं इस। सो इंटेंसिव जो होता है, देखिए इंटेंसिव जो होता है वो फुल्ली और कम्प्लीटली कल्चर्ड होता है साइंटिफिक तरीके से। मतलब 100% उसमें साइंटिफिक तरीका यूज़ किया जाएगा उसका फर्टिलाइजेशन करने के लिए। फीडिंग क्या करानी है, फिर उसके बाद उसका विदाउट फर्टिलाइजेशन भी कभी कभी क्या करते हैं वो प्रोडक्शन कर देते हैं एग का। वो सारी चीज़ें, डिजीज़ कंट्रोल कैसे होना है, साइंटिफिक हार्वेस्टिंग कराया जाएगा। और ये बहुत हाई लेवल का प्रोडक्शन इसमें होता है, और हाई इनपुट भी लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है ये इंटेंसिव। जो एक्सटेंसिव है वो फुल्ली नेचुरल होता है, मतलब वो उसमें हम कोई भी साइंटिफिक तरीका यूज़ नहीं करते, एज इट इज़ रहने देते हैं। और वो क्या होता है, एकदम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी होती है एक्वाकल्चर की। ठीक है, जो डिपेंड होती है नेचुरल रिसोर्सेज पे। अब इन दोनों को मिला के जो बनता है उसे बोलते हैं सेमी इंटेंसिव। ठीक है, सेमी का मतलब उसमें हाफ, जो अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो आप साइंटिफिकली दे सकते हैं वो आप दे दीजिए, और उसके बाद आप अपना ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करिए। तो एडोप्टेशन ऑफ मिड label technology partially depended on natural productivity, fertilization, supplementary feeding with stock manipulation, medium label input and medium rate of production। ठीक है, तो ये 3 तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हो गया इसका। देखते हैं काइंड ऑफ एक्वाकल्चर, कितने तरीके से एक्वाकल्चर होते हैं। तो स्टैटिक वाटर पोन्ड होता है, रनिंग वाटर कल्चर होता है, कल्चर इन सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है, कल्चर इन राइस फील्ड, कल्चर इन रेस वे, केज पेन एंड इंक्लोजर, मोनोकल्चर एंड पॉलीकल्चर। तो इतने तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्वाकल्चर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन।
सो देखते हैं रनिंग वाटर कल्चर कैसे किया जाता है। एट प्लेस वेयर देयर इज अबेंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, कॉमन कार्प एक वैरायटी है किसकी, फिश की। सो इसका जो प्रोडक्शन होता है वो रनिंग वाटर में होता है। ये कल्चर किया जाता है कहाँ पे, रनिंग वाटर में। कल्चर इन रनिंग वाटर पोन्ड्स, ठीक है। वहाँ पे कुछ सप्लाई की जाती है जिसमें पानी कंटिन्यूसली रन करता रहता है, एक्चुअली वो पोन्ड ही होता है, ठीक है। A very high common crab production rate has been achieved where there is a plentiful of running water with high dissolved oxygen content and optimum range of temperature for feeding। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन इनका बहुत हाई होने लगता है कब, जब प्लेंटीफुल वाटर होता है, मतलब वाटर सप्लाई इजीली आपको अवेलेबल हो और वो रनिंग वाटर होना चाहिए, ये नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद उसमें जब वाटर रन करता रहता है तो उसमें जो ऑक्सीजन का डिजॉल्व मतलब जो डिजॉल्व होना या जो भी कह लें कि जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उनका टेम्परेचर एंड उनकी फीडिंग जो होती है वो भी बढ़ जाती है। तो इससे वो जल्दी जल्दी उनमें क्या होता है, सीजनल वेरिएशन की वजह से उनमें जल्दी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है एंड फर्टिलाइजेशन भी जल्दी होने लगता है। रनिंग वाटर कल्चर ऑफ कॉमन कार्प इज़ डन इन अ स्मॉल वे इन यूरोप, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। सो यहाँ पे रनिंग वाटर कहाँ पे बेसिकली होता है, यूरोप, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड की कुछ जगहों पे, ठीक है। आगे देखते हैं कल्चर इन राइस फील्ड। देखते हैं कल्चर इन राइस फील्ड क्या होता है। कल्चरिंग फिश एंड ग्रोइंग राइस टुगेदर इन द सेम पैडी फील्ड इज एन ओल्ड प्रैक्टिस इन एशिया एंड फॉर ईस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे ये सारी फिशेस है और यहाँ पे राइस का प्लांट है, ठीक है, ये क्रॉप है पूरा। उसके बाद इसमें ऐसा क्या हुआ कि ये अब नहीं होता। सो जो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं राइस में वो काफ़ी डेंजरस होते हैं और टॉक्सिक होते हैं किसके लिए, फिशेस के लिए, जो कि जिसकी वजह से इनका डेथ हो जाता है। दैट्स वाई अब यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता। सो पहले जो होता था, interest in production of rice and fish together has declined in a recent year because of use of fish toxic pesticides required to protect high yield varieties of rice introduced in some part of green revolution in Asia, ठीक है। तो इसलिए अब ये प्रैक्टिस बंद कर दी गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्वाकल्चर इन रेस में केज पेन एंड इंक्लोजर्स, इनमें कैसे होता है, केज में यानी पिंजड़े में कैसे किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये श्रीलंका के साइड में और तमिलनाडु के साइड में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो रिज स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो रिज स्ट्रक्चर होना चाहिए, फ्लैक्सीबल स्ट्रक्चर, फ्लोटिंग फिश केजेस, केज विथ रिजिड फ्रेमवर्क, रिज केजेस विथ फ्लैक्सीबल फ्रेमवर्क। तो इस तरीके से होना चाहिए। सो एडवांटेज क्या है केज कल्चर की, तो 10 to 12 टाइम हायर यील्ड होता है कंपेयर टू पोंड की। मतलब पोंड में जितना प्रोडक्शन होता है उससे 10 to 12 टाइम्स हायर होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, देखिए वहाँ पे एक पार्टिकुलर एरिया में आप कर देती उनमें उनका प्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जो भी होना होगा, बाहर से कोई प्रेडेटर या फिर कोई ऐसा इंट्रूडर नहीं आएगा जिससे वो उनमें कोई भी लॉस हो सके, ठीक है। तो इसलिए इनका जो प्रोडक्शन होता है काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। प्रिवेंट लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फ्लोटिंग, अगर कभी बाढ़ आ जाता है तो उसकी वजह से भी पोंड में क्या होता है, फिशेस काफ़ी बाहर चली जाती हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है। नो क्वेश्चन ऑफ सीपेज एंड इवोपरेशन लॉस, पोन्ड्स में इवोपरेशन लॉस भी होता है। अगर आप देखते होंगे कि यहाँ पे पोंड है 2-4, अगर गर्मी का सीज़न है तो वहाँ पे इवोपरेशन की वजह से वाटर का जो लेवल होता है काफ़ी नीचे चला जाता है। नो नीड फॉर वाटर रिप्लेसमेंट। और ये केज है आप समुद्र में डाल दे रहे हैं तो इनमें बार बार आपको क्या करना होगा, वाटर का रिप्लेसमेंट नहीं करना होगा, यानी कि ऑक्सीजन उसमें ईजिली अवेलेबल होता है, ठीक है। नो प्रॉब्लम विथ पॉन्ड एक्सक्यूडेशन एंड डिपेंडेंट ऑन सॉइल कल्चर, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक। मतलब पॉन्ड में नीचे सॉइल होता है, उसमें आपको ये देखना होता है कि एसिडिटी बेसिसिटी कितनी है। अगर ये थोड़ा अप एंड डाउन होती है तो इससे इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्शन ऑफ फिशेस पे, तो ये भी आपको नहीं देखना है, ठीक है। ये सारे तरीके हैं आप जिससे एडवांटेज है केज कल्चर का, जो कि जो कि बेसिकली प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। तो लिमिटेशन क्या है, डिफ़िकल्ट टू सप्लाई व्हेन वाटर इज़ रफ, मतलब जब पानी का अमाउंट कम हो तो वहाँ पे ये नहीं अप्लाई किया जा सकता, यानी कि आप इसे ओशियंस में या सीज में कर सकते हैं। हाई डिपेंडेंस ऑन आर्टिफिशियल फीडिंग, अब आप कोई चीज़ केज में रखे हैं तो उसे आपको जितना भी आप फीड कराएंगे उतना ही वो कर पाएंगे, उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं होता, इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम होती है। हाई क्वालिटी फीडिंग देना होता है जिसमें कि प्रोटीन ज़्यादा हो, फिर विटामिन एंड मिनरल्स भी उसमें हो। और फीडिंग लॉस आर पॉसिबल, फीडिंग लॉस कैसे होता है, जैसे आप केज में दे रहे हैं, अब वो जानवर हैं उन्हें तो पता नहीं होता, तो वो किसी तरीके से आपका जो इतना वैल्यूएबल फूड होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वो चला जाता है पानी में, तो इसकी वजह से फीडिंग लॉस भी होता है।
एट टाइम रेफरेंस विद नेचुरल फिशेस पॉपुलेशन राउंड केजेस। तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है कि जो बाहरी नेचुरल फिशेस होती हैं वो भी राउंड मतलब आ जाती हैं केजेस के, और उसमें काफ़ी इंटरफेरेंस होता है उनमें दोनों में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, रिस्क ऑफ थ्रेफ्ट इज़ इंक्रीज। और ये चोरी भी कोई कर सकता है अगर आपने कहीं जाल डाला है और वहाँ पे मोनोकल्चर क्या होता है, सो मोनोकल्चर में क्या होता है, मोनोकल्चर में सिंगल टाइप ऑफ वैरायटी यानी सिंगल स्पीसीज को हम हार्वेस्ट करते हैं और उसी का क्रॉप लगाते हैं, उसी का प्रोडक्शन करते हैं, सो उसे कहते हैं मोनोकल्चर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंगल वैरायटी ऑफ फिश है और यह स्पीसीज कह लेते हैं। तो ये काफ़ी इंटेंसिव होता है और काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब अगर आपको सेम वैरायटी ऑफ फिशेस चाहिए होती हैं तो ये ईजिली अवेलेबल होता है। देखते हैं दूसरा, पॉलीकल्चर का क्या मतलब, पॉली का मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस, मतलब आप एक ही सिंगल एरिया में आप बहुत सारी तरीके से फिशेस का कल्चर कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीकल्चर। उसमें आप फिशेस के अलावा जैसे मोलस्क हैं, क्रुस्टेशियंस हैं, इन सब का भी प्रोडक्शन जब आप करते हैं तो उसे हम पॉलीकल्चर करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक फिगर के थ्रू बताया गया है, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी तरीके से और काफ़ी स्पीसीज है फिशेस की। ठीक है, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। सो